14 अगस्त 2005 की सुबह हेलियोस एयरवेज फ्लाइट नंबर 522 का कैबिन क्रू अपने आने वाली फ्लाइट की तैयारी कर रहा था, जो कि अब आइलैंड ऑफ साइप्रस से एथेंस ग्रीस जाने वाली थी। और इसी जहाज में एंड्रियस प्रोड्रोमा, जिनकी उम्र 25 साल की थी, वो एक फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर मौजूद थे। वहीं उनकी डायरी में उन्होंने अपने प्लान्स लिखे हुए थे, जिसमें वो जल्दी ही अपना पायलट बनने का सपना देख रहे थे। वहीं कॉकपिट में मुख्य कैप्टन हंस मैटन, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट थे, वहीं उनके साथ उनके को पायलट पेम्बोस मौजूद थे। दोनों ही पायलट्स पिछले 5 सालों से हेलियोस के लिए काम करते आ रहे थे, मतलब इन्हें जहाज उड़ाने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम सबको पता है कि कोई भी फ्लाइट उड़ाने से पहले फ्लाइट के क्रू को बहुत सारे टेस्ट पूरे करने पड़ते हैं। बेशक आज के समय में ये सभी टेस्ट एक फॉर्मेलिटी ही है, जिसमें जहाज पर मौजूद सभी सुरक्षा यंत्रों की जांच की जाती है, और फ्लाइट 522 में भी ये सभी टेस्ट पूरे किए गए। जल्दी ही सारे टेस्ट पूरे करने के बाद क्रू ने सभी 115 यात्रियों को जहाज में आने की परमिशन दे दी, और सुबह के 9 बज के कुछ ही मिनटों बाद हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 अब रनवे पर दौड़ती हुई टेक ऑफ कर गई। उड़ने के कुछ ही मिनटों बाद प्लेन अपनी ऊंचाइयों को पकड़ते हुए आसमान को चीरता जा रहा था, और देखते ही देखते 12,000 फीट पर पहुंच गया। और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पायलट्स को एक अलार्म सुनाई देता है, और जांच करने के बाद पता चलता है कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये अलार्म हमेशा कुछ भी गड़बड़ी होने पर ग्राउंड पर ही बजता था। क्या मतलब था 12,000 फीट पर आकर बजने का? इस अलार्म को देखकर दोनों पायलट्स पूरी तरह से कंफ्यूज्ड थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अलार्म का मतलब क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अलार्म पायलट को ये बताता है कि जहाज अभी उड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इतनी ऊंचाई पर जाकर बजने पर सभी हैरान थे। और तभी दोनों पायलट्स में से एक एटीसी से संपर्क बनाता है, जिसमें पायलट ने उन्हें बताया कि उनके जहाज में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। ये अलार्म लगातार बजता जा रहा था, और हालात अब फिर से बिगड़ने वाले थे, क्योंकि उनका मास्टर कॉशन अलार्म बजना बंद हो गया था, जिसका मतलब ये था कि जहाज में मौजूद कई सिस्टम्स ओवरहीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये भी थी कि उस अलार्म की आवाज की वजह से पायलट अपनी बातें एटीसी तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, और बार बार एटीसी उनसे असल दिक्कत के बारे में पूछ रहा था। लेकिन कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट समझ चुके थे कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, और तभी यात्रियों में भी भगदड़ मच गई। एकदम से उन सभी के ऊपर ऑक्सीजन मास्क अपने आप लटकने लग गए, और प्लेन का क्रू सभी यात्रियों को शांत करने में लगा हुआ था। वहीं अब सभी को ये एहसास हो चुका था कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन मास्क अपने आप खुलकर नीचे आ गए थे। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात यह थी कि इन दोनों ही पायलट्स को ये नहीं पता था कि पीछे कैबिन में सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो तो अभी तक टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म को ही सुलझाने में लगे हुए थे। साथ ही उनमें से एक पायलट बार बार एटीसी को ये बता रहा था कि उनके सिस्टम्स ओवरहीट हो रहे हैं, और इसी उलझन में एटीसी के साथ बहसबाजी करते हुए दोनों पायलट्स का उनके साथ कनेक्शन टूट जाता है। पीछे से एटीसी उनके साथ बार बार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वहां से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। ध्यान रहे कि अभी फ्लाइट को टेक ऑफ किए बस 30 मिनट ही हुए थे, और लगातार वो ऊंचाइयों पर जा रहा था। अब ये जहाज मेडिटरेनियन सी के ऊपर उड़ते हुए एथेंस की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट्स 1.5 घंटे का समय लेती हैं, और अब इस जहाज को हवा में उड़ते हुए 2 घंटों से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। वो जहाज कहाँ था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। एथेंस में 30 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है, और अगर ये जहाज इस शहर में जाकर कहीं गिरा तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होना तय था। और तभी ग्रीस में अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, और उन्होंने तुरंत अपने 2 सबसे बढ़िया फाइटर जेट्स को हवा में हेलियोस 522 को ढूंढने के लिए भेजा। जल्दी ही उन दोनों जहाज ने 522 को ढूंढ लिया, और उनमें से एक जहाज तो उड़ते उड़ते ही 522 के बहुत पास आ गया, ये देखने के लिए कि अंदर चल क्या रहा है। तो उन्होंने देखा कि कोई को पायलट की सीट पर बैठा हुआ है, वहीं मुख्य पायलट अपना सर नीचे करके बेसुध हालातों में पड़ा हुआ है। वहीं थोड़ा पीछे आने पर पैसेंजर्स की खिड़की से उनकी हालातों का जायजा लिया। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट्स को उड़ता हुआ देखकर भी किसी भी पैसेंजर ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, उनका कोई रिएक्शन नहीं था। और तभी फाइटर जेट्स के एक पायलट ने देखा कि पीछे कैबिन में से कोई चलता हुआ आगे जा रहा है। उस आदमी को देखकर दोनों फाइटर जेट्स उन्हें इशारा कर रहे थे, और उससे स्थिति का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से उस व्यक्ति ने दोनों फाइटर जेट्स की तरफ मुड़कर नहीं देखा, और तभी फ्लाइट 522 अपने आप ही लेफ्ट साइड झुक गया, और झुककर वो सीधा नीचे गिरने लगा, और पूरे 10,000 मीटर तक ये जहाज सीधा धरती की तरफ गिरता रहा। और तभी ग्राउंड से 2100 मीटर की ऊंचाई पर कैप्टन सीट पर बैठे किसी इंसान ने फाइटर जेट्स को देखा, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस प्लेन में बैठे यात्री कितने बेबस रहे होंगे।
12 बजने के कुछ ही मिनटों बाद फ्लाइट 522 ग्रीस के पहाड़ों में जा गिरी। जरा आप भी सोचकर देखिए, जब वो फ्लाइट पहाड़ों में जाकर गिरी तब उसे दोनों फाइटर जेट्स देख रहे थे और उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। ग्रीस के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट 522 के साथ हादसा होने की बात आग की तरह फैल गई और तुरंत बचाव अभियान चलाया गया। बदकिस्मती से इस हादसे में प्लेन में मौजूद कोई भी इंसान बच नहीं पाया। चलिए अब जरा सोच कर देखिए, मैं आपको कहूं कि इस प्लेन में बैठे सभी यात्री हवा में ही मर चुके थे तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी कहने से पहले आप यही सोचेंगे कि वो हवा में कैसे मर सकते हैं। सभी की सभी 121 लाशें मलबे से निकाल ली गई और उन्हें पास ही के ऑफिस में ले जाया गया, जिसके बाद इनमें से कई लाशों की ऑटोप्सी की गई और यही से केस और उलझ गया, क्योंकि इसके बाद ही सामने आया कि जहाज पर मौजूद सभी लोग एक्सीडेंट होने से पहले ही मर चुके थे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जहाज पूरे 2 घंटों से भी ज्यादा समय के लिए किसके कंट्रोल में था। तो सभी ने ये अंदाजा लगाया कि वो शायद फ्लाइट अटेंडेंट प्रोड्रोमो ही थे जिन्होंने ये जहाज अभी तक संभाल रखा था, क्योंकि अंत में उनकी ही आवाज एक बार फिर से एटीसी को सुनाई दी थी। जरा आप भी सुनिए उस जहाज के अंतिम शब्द क्या थे। Mayday. Flight 522 Hornets. Mayday. शुरुआत में सभी को ये आतंकवादी हमला लग रहा था, लेकिन बाद में सब गलत साबित हुए। प्रोड्रोमो इस रिकॉर्डिंग में मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कुल 5 बार मदद के लिए मेडे मेडे चिल्लाया और तब सभी की नजर इस जहाज के कंट्रोल पैनल पर गई। ये जहाज 3 घंटों से भी ज्यादा समय के लिए हवा में था और क्योंकि ये जहाज फिर लेफ्ट साइड झुक गया था तो इसका कारण था कि इस जहाज के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो चुका था। लेकिन अभी भी मुख्य कारण सामने आना बाकी था और तब चीफ इन्वेस्टिगेटर एक्रीवो को इस छोटे से पैनल पर एक बटन दिखाई दिया और ये बटन था प्रेशराइजेशन को सेट करने का। और इस बटन को देखकर उन्हें पूरी कहानी समझ आ गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि P5 प्रेशराइजेशन बटन ही पूरे जहाज में कितनी हवा कब और कैसे आएगी इस चीज को कंट्रोल करता है। आमतौर पर जहाज में लगे सभी इंजन्स ही बाहरी हवा को थोड़ा थोड़ा जहाज के अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि वहां बैठे लोगों को सही से ऑक्सीजन मिल सके। और आमतौर पर हमेशा इस P5 बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर हम इसे मैनुअल मोड पर कर दें तो कैप्टन और को कैप्टन को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस जहाज के अंदर हवा है या नहीं। अब मैं आपको इस हादसे से एक दिन पहले लेकर चलता हूँ, जब बोइंग 737 का ये जहाज अपनी रूटीन सर्विस पर गया था। वहां इसकी अच्छे से जांच की गई और जांच करने वाले लोगों ने ही P5 बटन को मैनुअल पर कर दिया था और उसे वो ऑटो पर करना भूल गए और मैनुअल मोड पर ही ये जहाज पायलट्स को सौंप दिया गया। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ना ही पायलट और ना ही को पायलट को ये ध्यान रहा कि उनका P5 बटन मैनुअल मोड पर ही रह गया है और अब धीरे धीरे कर इस जहाज से ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी और जैसे ही जहाज में ऑक्सीजन की मात्रा घटी वहां मौजूद लोगों के अंदर बेचैनी होने लगी और वो लोग बहुत अजीब व्यवहार एक दूसरे के साथ करने लग गए। वहीं कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स को जब अलार्म सुनाई दिया उन्होंने सभी मुख्य गड़बड़ को जांचना शुरू कर दिया, जैसे कि सर्किट ब्रेकर्स या फिर कुछ और, लेकिन उनका ध्यान भी उस P5 बटन की ओर नहीं गया। धीरे धीरे कर कॉकपिट की ऑक्सीजन की मात्रा भी गिरने लगी, जिस वजह से दोनों पायलट्स बेहोशी की हालत में जाने लगे। अब कैबिन में तो ऑक्सीजन मास्क सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट के अंदर कभी भी ऑक्सीजन मास्क अपने आप नहीं गिरते। इस दुर्घटना के पूरे 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों द्वारा इस हादसे की रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सिर्फ एक बटन की वजह से ये पूरा जहाज इस हालत में गया। और अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब जहाज में ऑक्सीजन थी ही नहीं तो ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन कहां से आती है। तो मैं आपको बता दूं कि पैसेंजर सीट्स के ऊपर केमिकल जनरेटर्स लगे होते हैं, जिससे कुछ समय तक ऑक्सीजन बाहर निकल सकती है और आमतौर पर ऐसे जनरेटर सिर्फ 12 मिनटों तक ही हर यात्री को ऑक्सीजन दे सकते थे। इसका मतलब ये था कि जिसने भी वो मास्क लगा लिया था वो सिर्फ 12 मिनटों तक ही सांस ले सकता था। एक समय पर आकर पूरे प्लेन से ही ऑक्सीजन गायब हो गई और अब जहाज सभी मरे हुए लोगों को हवा में उड़ाता हुआ ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की ओर बढ़ रहा था। अब यहाँ पर हमें प्रोड्रोमो की बात कर लेनी चाहिए। वो एक स्कूबा डाइवर भी थे और जो लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं वो लोग अपनी सांसें बहुत लंबे लंबे समय तक रोकने में सक्षम होते हैं और इसीलिए वो पूरी फ्लाइट में सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रह पाए और उन्हें ही अंतिम बार उन दोनों फाइटर जेट्स द्वारा इस फ्लाइट में देखा गया था। और आप शायद विश्वास ना करें पर एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा जहाज एक भूतिया जहाज में तब्दील हो चुका था। प्रोड्रोमा ने अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ी। वो मरे हुए लोगों के ऑक्सीजन मास्क से ही ऑक्सीजन लेते लेते कॉकपिट तक पहुंचे और अंतिम बार एटीसी को मदद की गुहार लगाई। इस प्लेन में बैठे सभी लोग हाइपोक्सिया का शिकार हो चुके थे और इस दुर्घटना में 121